हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हो सभी लोग? आप लोगों को पता है कि नेटवर्क में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जहां पे फर्स्ट में हमने कंप्लीट किया बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, सेकंड में हमने कंप्लीट किया नेटवर्क थ्योरम्स, थर्ड में हमने कंप्लीट किया टू पोर्ट नेटवर्क। मतलब पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसका वेटेज बता देता हूं मैं, एक एग्जाम के हिसाब से इसका वेटेज नहीं बताऊंगा। इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम होते हैं टेक्निकल बेस, वहां पे 60% उसका वेटेज है। ओके, और जो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, इसका 40% वेटेज है। ओके, अब पार्ट 2 भी अगर आपका अच्छा हो गया तो मतलब 60% प्लस 40% आपका 100% आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको यह बेनिफिट होगा। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं तो उसके लिंक वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं। दूसरी बात, जितनी भी हमारी मैराथन सेशंस होते हैं उसके क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स यूजिंग एलटीआई, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब एक सिग्नल होगा, ओके, वो एसी और डीसी कुछ भी हो सकता है। ओके, उसको एलटीआई सिस्टम से निकालना पड़ेगा, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से आपको उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास रेस्पॉन्स होगा, और रेस्पॉन्स एक तो आपका ट्रांजिएंट भी होगा और एक आपके पास स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स भी होगा। ओके, क्योंकि रेस्पॉन्स तो आपका ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होता है ना। तो उसके बाद आपके पास आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, उसके बाद ट्रांजिएंट में बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में जब आप जाओगे तो आपके पास जो आउटपुट में आपका रेस्पॉन्स होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं करेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ओके, ओनली जो चेंज होगा वो मैग्नीट्यूड चेंज होगा एंड आपका फेजर चेंज होगा। ओके, मतलब एंगल यहां पे चेंज होगा। ओके, तो देखते हैं, आप अब समझने की कोशिश करना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखो, छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि सबसे पहले मैं अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मर। ओके, अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि डेल्टा ऑफ टी, ओके, मतलब इंपल्स, इसका एलटी क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफर क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर 1 होता है। ओके, बिल्कुल सही बात है, इसका 1 होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यू ऑफ टी का क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आप बोलोगे कि 1/s होता है। अब देखो 1/s होता है क्योंकि यू ऑफ टी का जो ग्राफ होता है, आपको पता है कि ये आपके पास होता है, क्योंकि यहां पे t > 0, ये यू ऑफ टी, ओके, और ये 1t। ओके, ये सिग्नल सिस्टम में हम जानेंगे। ओके, 1/s मतलब इसका आरओसी क्या है, सिग्मा > 0, ये आरओसी। ओके, तो ये होता है। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं सेकंड में आपसे बात करूं कि 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म कभी नहीं सुना है। और कहीं बच्चे अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल भी देते हैं तो आप क्या निकाल दोगे, 1/s, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप जब 1 के लिए, देखो ये यू ऑफ टी सिग्नल था, तो 1 के लिए जब आप सिग्नल बनाओगे तो t और ये आपके पास, ये u आपके पास ये 1 हो गया। ओके, अब देखो ये u ऑफ माइनस ऑफ टी, इधर क्या है आपके पास, u ऑफ माइनस ऑफ टी, प्लस ये क्या है आपके पास, u ऑफ टी। ओके, u ऑफ टी। अब देखो कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपके पास, आप बोलोगे कि सर 1/s। ओके, और यहां पे सिग्मा लेस देन 0। ओके, और इसका आरओसी क्या हो जाएगा, ये भी 1/s और सिग्मा > 0। अब देखो ये तो हो गया आपके पास सिग्मा लेस देन 0 और ये है सिग्मा > 0, तो आरओसी कॉमन है क्या, आरओसी नॉट कॉमन। ओके, अब यहां पे इसका आरओसी कॉमन नहीं है, तो आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे बोल सकते हो कि इसका 1/s होगा, नहीं होगा। लेकिन आप बोलते हो कि सर जब हम ट्रांजिएंट पढ़ते हैं तो वहां पे आपने जैसे कि 100 वोल्टेज है, उसको 100/s लेप्लास ट्रांसफॉर्मर के अंदर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वहां पे स्विच का डायरेक्शन बताया होता है कि स्विच आपका क्लोज हो रहा है t > 0 कंडीशन में, तभी आप 1/s लिखते हो, क्योंकि उसका आरओसी उसका डिफाइन होता है। ओके, कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे, ये आपके पास 10 वोल्टेज की बैटरी सोर्स है। ओके, और यहां पे 100 बोल देता हूं। ओके, और यहां पे आपके पास ये स्विच क्लोज है। ओके, अगर ये आपका स्विच क्लोज है, अब देखो आप यहां पे इसका अगर एलटी निकालना चाहोगे तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखोगे आप, 100/s लिखोगे। बिल्कुल, क्यों लिखोगे? क्योंकि इसका आरओसी डिफाइन है, क्योंकि सिग्मा > 0।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच का कंडीशन बताया हुआ है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां पे तो आरओसी उसका डिफाइन है, इसलिए ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्टली 1 का नहीं बोल सकते हो कि इसका लेफ्लांस ट्रांसफॉर्म 1/s होगा, बट वहां पे आप 100/s लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये कंडीशंस लेप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने बता दी, हमारे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी कंडीशंस मैंने बता दी है। ओके, और बाकी का डिस्कशन हम जब भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, एक तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ओके, हम सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको डिटेल में बताने वाले। ओके, तो अब हमारे इतना सा यूज होगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं LTI यूजिंग ओके, आप LTI यूज कर रहे हो। देखो कि आपके पास ये LTI सिस्टम है, मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम। ओके, मतलब ये आपके पास स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल है। ओके, अब स्टेबल का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे पोल्स क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो। ओके, तो ये LTI सिस्टम है, इसमें से कोई सा भी ये सिग्नल है, ये AC और DC कुछ भी हो सकता है, ये आपके पास सिग्नल है। ओके, इस सिग्नल को जब इस सिस्टम से आप निकालोगे तो आपके पास एक रेस्पॉन्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जो आपके पास यहां पे जो रेस्पॉन्स होगा, एक तो होगा आपके पास ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ओके, एक होगा आपके पास स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, तो यहां पे आपके पास देखो, जब किसी सिग्नल को आप किसी सिस्टम से निकालते हो, LTI सिस्टम से निकालते हो, तो आपके पास एक रेस्पॉन्स मिलता है। वो रेस्पॉन्स आपका एक तो ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा, लेकिन अभी हम ट्रांजिएंट की बात नहीं करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की बात करेंगे। ओके, अब देखो कि आपके पास सिग्नल कैसा हो सकता है, सिग्नल AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है। मतलब मैं बोलूं कि साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी भी हो सकता है, या कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी भी हो सकता है, या आप बोल सकते हो साइनसोइडल। अब साइनसोइडल मतलब साइन और कोस, ऐसा नहीं है कि साइनसोइडल मतलब साइन थीटा ही होता है। ओके, उसका मतलब होता है कि आपके पास साइन एंड कोस दोनों के दोनों होंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे आपके पास RLC सर्किट है, ये R है, ये आपके पास L है, और ये आपके पास C है। समझने की कोशिश करना, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये V आउटपुट है, ओके, और ये आपके पास V इनपुट है। ओके, अब ये इनपुट क्या है आपके पास, साइन ओमेगा टी हो सकता है, कोस ओमेगा टी हो सकता है, साइनसोइडल हो सकता है। ओके, अगर मैं इसको लेफ्लांस ट्रांसफॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको लेफ्लांस ट्रांसफॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे R ऑफ S, ओके, इसको लिखोगे S ऑफ L, इसको क्या लिखोगे 1/S ऑफ C। ओके, यहाँ पे आप KVL लगा सकते हो, तो इसको लिख दोगे आप I ऑफ S। ओके, KVL लगाने के बाद अगर मैं बोलूं यहां पे आपके पास आउटपुट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे जो हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जो हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, जैसा कि हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला है, ट्रांसफर फंक्शन जो कि आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो। ओके, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मतलब आउटपुट का लेप्लास ट्रांसफॉर्मर, इनपुट का लेप्लास ट्रांसफॉर्मर इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ट्रांसफर फंक्शन मतलब आप इसे किसे रिप्रेजेंट करते हो? H ऑफ S से। ओके, अब देखो कि आपके पास H ऑफ S आ गया। अब आपको रेस्पॉन्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आप बोल दोगे कि आपको आउटपुट का रेस्पॉन्स क्या है, आपके पास आउटपुट रेस्पॉन्स जरूर देखना है। वो रेस्पॉन्स में आपसे पूछ क्या रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है या करंट पूछ रहा है, वही रेशियो आपको यहां पे लेना है। अब यहां पे वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। ओके, तो आपके पास आउटपुट रेस्पॉन्स कितना हो जाएगा? H ऑफ S टू V इनपुट ऑफ S। ओके, ये आपके पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आपको ये लिखना है। तो मैं अब इसको रफ करने जा रहा हूं। अब आपको क्या क्या चीजें याद रखना है कि जो हमारे को यहां पे नीड है। ओके, तो इसको रफ कर रहा हूं। देखो, अब यहां पे जो बात कर रहे हैं हम ओनली स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। ओके, ट्रांजिएंट की बाद में बात करेंगे। अब देखो कि आपके पास x ऑफ टी जो भी सिग्नल है वो गिवन है आपके पास A1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इनपुट। ओके, A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई इनपुट, तो आपके पास रेस्पॉन्स क्या होगा? देखो रेस्पॉन्स ध्यान से देखना,
आउटपुट रेस्पॉन्स इक्वल टू आप बोलोगे, एक तो A1 तो आपके पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, अब देखो इस सिस्टम से निकाला तो इस सिस्टम का भी तो आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे अदर पेन से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखोगे आप मल्टीप्लाई A नोट, ओके, इनटू क्या लिखोगे, जैसा आपके पास इनपुट में सिग्नल था वही आपको आउटपुट में सिग्नल बनाना है। देखो आप लिखोगे कि आपके पास साइन ऑफ ओमेगा ऑफ टी प्लस फाई इनपुट जितना इनपुट में एंगल था। अब देखो यहां पे इसमें जब सिस्टम से आपने उसको पास किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल भी चेंज हो जाएगा, और एंगल भी चेंज हो गया तो मतलब यहां पे क्या लिख दोगे, प्लस फाई आउटपुट। ओके, अब देखो कि यहां पे क्या क्या चीजें चेंज हुई आपकी, तो आप बोलोगे कि एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज, ओके, और एक आपके पास एंगल चेंज, ओके, बट आपके पास क्या ओमेगा चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। ओके, जब आप आउटपुट में रेस्पॉन्स निकालते हो तो वहां पे उसको आप टाइम के अंदर भी अप्रोच कर सकते हो और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी उसको अप्रोच कर सकते हो। मतलब आप बोल सकते हो कि जब आप y ऑफ t निकालते हो आउटपुट में रेस्पॉन्स, तो इसे क्या तो अप्रोच कर सकते हो, अप्रोच इन टाइम डोमेन, आप टाइम डोमेन के अंदर भी इसको अप्रोच कर सकते हो, और इससे ही आप क्या कर सकते हो, अप्रोच इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सोल्व कर रहे हो। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब आप उसको लेप्लास में कन्वर्ट करके आप उसको अप्रोच कर रहे हो, उसके बाद आप रेस्पॉन्स निकाल रहे हो। तो दोनों कंडीशन से आपको जो सूटेबल लगती है आप उसे अप्लाई कीजिए। ओके, तो मतलब ये आपके पास एलटीआई सिस्टम है, तो क्या मैं इसको एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एच ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, अब ये भी मैंने बताया था। ओके, अब देखो आपके पास आउटपुट हुआ था और आपके पास इनपुट था, तो मतलब आप बोल सकते हो ना, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, और अगर मैं इनपुट सिग्नल को बोल देता हूं कि ये आपके पास इनपुट वोल्टेज। ओके, तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि सर आपके पास जो एच ऑफ एस आएगा वो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट ऑफ एस डिवाइडेड बाई वी इनपुट ऑफ एस। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि एस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जे ओमेगा। ओके, पुट एस इक्वल टू जे ऑफ ओमेगा, तो एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जे ओमेगा, ओके, इक्वल टू वी आउटपुट जे ओमेगा, ओके, डिवाइड बाय वी इनपुट जे ओमेगा। ओके, अब आप क्या निकाल दोगे, इसका एक तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना, आपका एम क्या है, देखो एम जरूर समझ लो, एक तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ उस फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा थी तो वहां पे भी ओमेगा है, एक तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड आप निकाल दोगे, एक आपके पास एंगल चेंज हुआ तो आप एंगल निकाल लोगे। देखो अगर मैं यहाँ पे एट ओमेगा कौन सा, ये वाला, ओके, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, एट ओमेगा इक्वल टू ये, इसको क्या बोल देता हूं मैं, इस ओमेगा को क्या बोल देता हूं, ओमेगा नोट बोल देता हूं, इस ओमेगा को क्या बोल देता हूं, ओमेगा नोट बोल देता हूं, इसको भी ओमेगा नोट बोल देता हूं। ओके, ये ओमेगा नोट बोल दिया। ओके, 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पे आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मतलब ये हो गया आपके पास ए आउटपुट मैग्नीट्यूड। ओके, और इसी पे आप क्या निकाल दोगे, आप एंगल निकाल लोगे, 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पे आप क्या निकाल दोगे, मतलब फाई आउटपुट, मतलब आपने फाई आउटपुट कैसे निकाल दोगे, एट एन एंगल ऑफ एच जे ओमेगा, एट ओमेगा इक्वल टू कितने पे, ओमेगा नोट पे आप एंगल निकाल लोगे। बस यही आपको याद रखना, ये आपका कंप्लीट होता है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। अब इस पे क्वेश्चंस देखेंगे, बस ये कंडीशंस याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी में आपका कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलता है, जो चेंजेस आपको देखने को मिलता है वो ओनली आपको एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एक आपका एंगल चेंज होगा। अगर थियोरेटिकली आपसे क्वेश्चंस आता है कि स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के अंदर क्या क्या चेंज होता है, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नहीं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ओनली आपके पास एंगल चेंज होता है। तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन से आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्वेश्चन कैसे आपको डील करना है। ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लो, इसको, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस
इसी का अप्रोच से हम सोल्व करने वाले हैं। अब देखो सिग्नल इनपुट में आपका डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। ओके, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस डीसी में क्या होता है कि वहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। ओके, अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखने की समझने की कोशिश करना, सिंपल सा है फर्स्ट क्वेश्चन। इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आप सोच पा रहे हो। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये सिग्नल दिया हुआ है, एलटीआई सिस्टम है, और ये आपके पास एच ऑफ एस का वैल्यू कितना गिवन है, एस बाई एस प्लस 1। ओके, स्टेबल है ना, एस इक्वल टू -1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पोल्स है। ओके, अब देखो कि यहाँ पे आपने एक्स ऑफ टी इनपुट गिवन है, यहाँ पे इनपुट जो गिवन है आपके पास वो है आपके पास 2 साइन ऑफ टी। ओके, अब जो इसका आउटपुट में जो रेस्पॉन्स होगा, आउटपुट में जो रेस्पॉन्स होगा, तो आप बोलोगे कि आउटपुट में जो रेस्पॉन्स होगा, एक तो इसके साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू ए। ओके, ए आउटपुट बोल देता हूं इसको। ओके, और यहां पे इसके साथ क्या हो जाएगा, एंगल ऐड हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 2a0 साइन टी प्लस फाइ नोट। अब आपको पता चल गया कि जो हमारा एम है, यहां पे जो हमारा एम है वो एक तो है आपके पास फाइ नोट आपको फाइंड आउट करना, एक आपको ए नोट फाइंड आउट करना। ओके, क्वेश्चन है आपका फाइंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, मतलब आपके पास क्वेश्चन है फाइंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, फाइंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, फाइंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ओके, अब देखो कि पहली कंडीशन तो आपके पास क्या है कि सबसे पहले जो आपके पास एस है इसको क्या करो, जे ओमेगा के अंदर पुट करो। ओके, मतलब ये क्या है आपके पास, एच ऑफ एस है ना, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन एच ऑफ एस इक्वल टू क्या है आपके पास, एस अपॉन एस प्लस 1। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। ओके, अगर एस की जगह जे ओमेगा सबसे पहले तो आपको पुट करना है। ओके, अगर एस इक्वल टू जे ओमेगा में पुट करूंगा तो आपके पास एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस 1। ओके, अब ये ओमेगा का वैल्यू कितना है, देखो ना यार, यहां पे ओमेगा टी होता है ना, यहां पे मल्टीप्लाई ओमेगा टी होता है ना, तो यहां पे देखो कि इसके साथ टी के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 1 है, तो आप बोल सकते हो कि ओमेगा इक्वल टू क्या है, 1। तो आप जब आप यहां पे मैग्नीट्यूड निकालोगे एंड फेज निकालोगे तो आपके पास पता है कि फ्रीक्वेंसी तो आपकी कांस्टेंट ही है, ओमेगा तो आपका कांस्टेंट ही है। उस कंडीशन पे देखो कि आप यहां पे क्या निकालोगे, एक तो आपने निकाल दिया ए नोट इक्वल टू क्या निकाल दोगे आप, एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड। ओके, एट ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब देखो इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा डिवाइडेड में क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो 1, अगर यहां पे 1 पुट करूंगा तो आपके पास 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो मतलब हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन रूट ऑफ 2। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया, मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है फेज। ओके, अब फेज आप फाइंड आउट करोगे, देखो फाइ नोट आप फाइंड आउट करोगे तो फाइ नोट मतलब एटन एंगल ऑफ फाइ नोट। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, एटन एंगल ऑफ फाइ जे एच जे ओमेगा। ओके, एटन एंगल ऑफ एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू किस में, ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड में, 1 रेडियन पर सेकेंड पे। ओके, अब देखो कि यहां पे एच ऑफ जे ओमेगा कितना है, जे ओमेगा डिवाइड बाय जे ओमेगा प्लस 1, तो आप लिखोगे इक्वल्स टू जे ओमेगा डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 1। ओके, अब देखो कि यहां पे आप 1 पुट कर दो, अगर 1 पुट करोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आएगा, जे डिवाइड बाय जे प्लस 1। ओके, ये आपके पास वैल्यू आया। अब देखो कि यहां पे आपके पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0, रियल पार्ट क्या है, 0। तो क्या यहां से आप एंगल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब देखो कि अब यहां से आप एंगल निकालने जाओगे तो इमेजिनरी बाय रियल पार्ट क्या होता है आपके पास, टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी बाय रियल, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। तो आप निकाल सकते हो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जे बाई 0, जे बाई मतलब 1 बाई 0, तो आप बोलोगे कि टेन इनवर्स इंफिनिटी। अगर टेन इनवर्स इंफिनिटी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, 90 डिग्री, तो आप बोलोगे कि एटन एंगल ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय, देखो आपके पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल मतलब टेन इनवर्स 1 बाई 1, मतलब
एटन एंगल ऑफ टेन इनवर्स 1/1 मतलब क्या होता है 45 डिग्री, मतलब एटन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, अब देखो कि आपके पास एटन एंगल ऑफ फाई नोट कितना आया। आप बोलोगे कि अब देखो ये आप लोगों को पता है ना, जब फाई 1 डिवाइड बाय फाई 2 होता है तो क्या लिखते हो आप, जब आपके पास फाई 1 डिवाइडेड बाय एटन एंगल ऑफ फाई 2 होता है तो आप रिजल्टेंट क्या लिखते हो, फाई 1 माइनस फाई ऑफ 2, यही लिखते हो ना। और अगर आपके पास किसी को नहीं पता तो लिख लेना, ये एटन एंगल ऑफ फाई 1 इंटू क्या होता है आपके पास फाई 2 होता है तो क्या लिखते हो, एटन एंगल ऑफ फाई 1 प्लस फाई ऑफ 2। ओके, जब पोलर में ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है तो आप क्या कर देते हो, इनका एडिशन कर देते हो जो एंगल होता है, अगर डिवाइडेड होता है तो आप माइनस कर देते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे एटन एंगल ऑफ 90 माइनस 45 डिग्री, तो आपके पास एटन एंगल ऑफ फाई नोट कितना हो जाएगा, एटन एंगल ऑफ 90 माइनस 45 मतलब 45 डिग्री, तो लिख दिया आपने 45 डिग्री। ओके, अब ये 45 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दो, अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर मिल चुका है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1/√2, 1/√2। ओके, तो फाइनली आपके पास जो रेस्पॉन्स होगा वो कितना होगा, तो आप बोल दोगे कि y ऑफ t इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√2, मतलब 2 इंटू 1/√2। ओके, साइन इंटू साइन t प्लस 45 डिग्री। ओके, t 45 डिग्री, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। कितने सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, मैंने बोला ना कि आपका पार्ट 1 आपका डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा समझने में, लेकिन अगर पार्ट 1 का आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 आपका सिंपल है। तो इतना समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने समझ लिया है कि कैसे आपको सोल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो वीडियो पॉज कर लो। ओके, सबसे पहले आप लोग सोल्व करके देखो, क्योंकि जब तक आप लोग सोल्व नहीं करोगे ना तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, आप खुद सोल्व करके देखो, फिर आप उसके बाद ही वीडियो आगे कंटिन्यू करना। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहां पे आपके पास इफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 किलो ओम एंड सी इक्वल्स टू 10 माइक्रोफेरेड है, और देन फाइंड द स्टेडी स्टेट आउटपुट वोल्टेज। ओके, आपको ये आउटपुट वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पे आउटपुट में आपको इक्वेशन गिवन है, मतलब आपको A1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, A2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाई नोट का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी वहां पे भी 100 है और यहां पे भी आपके पास 100 है। ओके, मैंने बोला था ना कि फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं करेगी। ओके, बट यहां पे देखो कि यहां पे ये क्या है आपके पास, आप बोलोगे कि सर यहां पे तो ये डीसी है, ये डीसी है, और ये आपके पास एसी है। ओके, इसके लिए तो ओमेगा इक्वल टू 100 है, और यहां पे ओमेगा इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है। ओके, तो यहां पे ओमेगा इक्वल टू 0 है, तो मतलब आपको दो फ्रीक्वेंसी पे आपको आउटपुट का आपको रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। अब देखो कि यहां पे जो ये है ये डीसी वाली क्वांटिटी है, ये डीसी वाली क्वांटिटी है, मतलब ये डीसी पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये आपके पास एसी वाली क्वांटिटी है, ये एसी मतलब ये किस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओमेगा इक्वल टू 100 पे, और ये ओमेगा इक्वल टू 0 पे। ओके, अब देखो आप बोलोगे कि सर डीसी के साथ तो कोई एंगल गिवन नहीं है, तो डीसी के साथ एंगल कहां से होता है मेरे भाई, डीसी में एंगल कहां से होगा, डीसी में तो एंगल होगा ही नहीं ना यार। अगर आपको इसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं वो निकाल के बता देता हूं। ओके, कि क्यों नहीं होगा। अब देखो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके पास एच ऑफ एस क्या गिवन है आपके पास, ये क्या है आपके पास एच ऑफ एस। ओके, तो आप लिख दोगे सॉल्यूशन, आप लिखोगे कि एच ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस आर सी एस। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या करना है, पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। ओके, तो मतलब एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस आर सी जे ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूं। ओके, जे आगे ले लिया मैंने, जे आर सी ओमेगा लिख सकते हो। अब देखो, अब आपके पास ये आ चुका है, एच ऑफ जे ओमेगा का वैल्यू आ चुका है। अब आपको सारा जो कैलकुलेशन करना है वो यहीं से करना है। ओके, तो यहां पे क्या करो कि यहां पे आर का वैल्यू भी गिवन है, सी का वैल्यू भी गिवन है, तो आर सी का वैल्यू भी यहां पे पुट करके आप सोल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन उससे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी के लिए, डीसी के लिए। देखो सबसे पहले बात होगी डीसी के लिए। ओके, मतलब डीसी आपने इनपुट गिवन है, डीसी कितना इनपुट है 3। ओके, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है 0, तो यहां पे देखो ओमेगा इक्वल टू कितना है 0। ओके, ओमेगा इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन पे आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड A1 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास एच ऑफ जे ओमेगा
ये मैग्नीट्यूड। ओके, एट ओमेगा इक्वल टू कितना है आपके पास 0। ओके, ओमेगा इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जे इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है देखो 1 इंटू 10⁻³ इंटू सी का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻⁶, बट ओमेगा का वैल्यू कितना है 0। ओके, ओमेगा का वैल्यू कितना है 0। अब इसका मैग्नीट्यूड ले रहे थे तो आप इसको रूट भी तो कर रहे थे ना, ऊपर वाले का रूट तो आपके पास 1 ही होगा। ओके, रूट ले रहे थे, अब ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो चुकी है। ओके, मतलब नीचे √1 बचा, तो 1 अपॉन √1 मतलब 1 ही होगा। तो आप बोल सकते हो कि a1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1। मैग्नीट्यूड आपके पास आ चुका है। अब आप यहां पे अगर एंगल निकालने जाओगे तो देखो, अगर आप एंगल निकालने जाते हो, मतलब इसको मैं फाई बोल देता हूं। ओके, मतलब एट एन एंगल ऑफ फाई एच जे ओमेगा, 8 ओमेगा इक्वल टू 0। अब ओमेगा इक्वल टू 0 पे आप एंगल निकालने जाओगे तो आपको ऊपर तो दिख रहा है ना, ऊपर क्या है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ओके, तो आपके पास tan थीटा कितना आ जाएगा 0/1 मतलब 0 डिग्री। तो ऊपर तो एंगल आ गया आपके पास 0 डिग्री। ओके, अब देखो नीचे क्या है आपके पास ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किया आपने, तो 0 रियल इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट मतलब 0/1। ओके, मतलब यहां पे भी क्या आ गया एट एन एंगल ऑफ 0, एट एन एंगल ऑफ 0 मतलब कितना आ जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया, मतलब ओनली डीसी के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड ही होगा, एंगल नहीं होगा। कहां पे देखा है आपने, एंगल तो नहीं देखा होगा ना कहीं पे भी, तो एंगल तो आपके पास 0 डिग्री होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पे एसी की, अगर मैं बात करूं यहां पे एसी की, एसी के लिए बात करते हैं। ओके, अगर एसी के लिए बात कर रहे हो तो यहां पे आपको पता है कि ओमेगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि ओमेगा इक्वल टू 100। ओके, ओमेगा आपने 100 कर दिया। अब देखो आपके पास ये था। ओके, इसको मैं रफ कर दूं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, J0 कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, 1 प्लस J0। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास A2। ओके, A2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड H ऑफ J ओमेगा। ओके, एट ओमेगा इक्वल टू 100, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस, देखो 1 प्लस आर सी ओमेगा स्क्वायर। आर सी ओमेगा स्क्वायर मतलब ये हो गया, आर का वैल्यू पुट कर दो 1 इंटू 10⁻³ इंटू सी का वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलोगे 10 इंटू 10⁻⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना है आपके पास 100 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपके पास 100 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे 10 और 10 यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10⁻³ मतलब कितना हो गया आपके पास 10⁻⁶, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶। तो जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पावर क्या हो जाती है आपकी, एडिशन हो जाती है ना, तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। ओके, क्योंकि 10 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 10 की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो मतलब ये टर्म कितनी होगी आपके पास 1। ओके, कितनी होगी 1, तो मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 2, 1 अपॉन रूट ऑफ 2। समझ में आया ना, किसी की भी पावर आपके पास 1 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है जी, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ 2। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो कि अगर यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल दिया, अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालने जाता हूं, तो अगर यहां पे आप एंगल निकालने जाओगे तो आप बोलोगे H ऑफ J ओमेगा, 8 ओमेगा इक्वल टू 100। ओके, ओमेगा इक्वल टू 100 पे आप जब एंगल निकालने जाओगे तो देखो ऊपर वाला एंगल कितना है, आप बोलोगे कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट मतलब 0 डिग्री। तो आप बोलोगे कि यहां पे कितना, ये क्या है आपके पास फाई नॉट। ओके, तो ये बोलोगे क्या, ऊपर तो हो गया आपके पास 0 डिग्री, नीचे देखो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट देखो ना आपके पास, इसको ओमेगा किया है 100 इंटू 10 इंटू 10⁻⁶, और आपके पास कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 10⁻³ मतलब ये कितना हो गया आपके पास J, 1 प्लस J मतलब 1/1, 10 इनवर्स 1/1। ओके, मतलब 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री, मतलब आप बोल दोगे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब ये ऊपर जाएगा तो एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस 45 डिग्री मतलब एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री। ओके, तो आपको पता चल गया कि यहां पे जो रेस्पॉन्स होगा इसका वैल्यू तो आएगा -45 डिग्री। ओके, और जो आपके पास A2 होगा इसका वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 2, और जो इसका वैल्यू आएगा वो कितना आया था आपके पास 1।
ओके तो फाइनली अगर रेस्पॉन्स के साथ अब इस इक्वेशन को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, आप बोलोगे कि आपके पास V आउटपुट इक्वल्स टू 3 इंटू 1 ओके 3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 2 ओके साइन 100 ऑफ t ओके माइनस 45 डिग्री ओके ये आपके पास आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा। ओके इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। मैंने कंसेप्ट बता दिया है जो शुरू के 10 to 15 मिनट के अंदर बताया, सिर्फ वो कंसेप्ट ही आपको याद रखना है स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के अंदर। ओके अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आरएलसी सर्किट होगा। बस ये क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। आप क्या कर बैठते हो, अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया उसके अंदर मैंने क्या बोला कि डीसी होगा तो उसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, फेज तो आपका जीरो हो जाएगा। ओके ये सही मैंने बताया, वहां पे चेक भी किया आपने। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएलसी सर्किट है आपके पास। ओके आरएलसी सर्किट है, यहाँ पे 5 वोल्टेज आपके पास डीसी है और यहाँ पे आपके पास एसी है। ओके अब फिर तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए था कि मैग्नीट्यूड, बिल्कुल बात मैंने सही बोली है, बात मैंने गलत नहीं बोली है। वहां पे भी यही बोला कि वहां पे जब डीसी होगा तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओके फेज नहीं होगा। लेकिन यहां पे सर, यहां पे देखो कि आप कहीं जगह अभी आगे आने वाले सेशन में आप बताओगे, जब ट्रांजिएंट पढ़ाओगे तब आप बोलोगे कि सर डीसी के लिए तो ओमेगा क्या है, 0। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ओमेगा क्या है आपके पास 0, और आपके पास एसी के लिए ओमेगा क्या है आपके पास 1। ओके लेकिन डीसी के लिए आप बोलते हो कि सर सीरीज में आपके पास ये कनेक्टेड 2 हेनरी 1 फेरड। ओके तो आपने डीसी के लिए बोला है कि आपके पास 1 पे कैपेसिटर क्या हो जाता है, आपके पास डीसी के साथ ओपन सर्किट हो जाता है और आपके पास इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। देखो ये तो हो गया ओपन सर्किट और ये हो गया आपके पास शॉर्ट सर्किट, तो आपके पास तो ओपन सर्किट और करंट तो 0 हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोलते हो कि डीसी के लिए तो करंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर रेजोनेंस कंडीशन होती, ये और ये दोनों सेम होते तो आपको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन के अंदर जो आपके पास L और C होते हैं ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ओके उसको जब हम रेजोनेंस में बात करेंगे उसके बारे में वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की। ओके तो यहां पे देखो, यहां पे कोई रेजोनेंस भी नहीं है। ओके तो यहां पे देखो कि आप देखोगे कि आपको आउटपुट रेस्पॉन्स चाहिए। ओके अब आउटपुट रेस्पॉन्स चाहिए तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन पता चलेगी कि जो आउटपुट रेस्पॉन्स होगा एक तो होगा 5 इंटू A1। ओके आउटपुट में आपको रेस्पॉन्स में करंट ही मांग रहा है, वो वोल्टेज नहीं मांग रहा है, ये ध्यान रखो। ओके प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो इनपुट गिवन है 10, अब यहां पे मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू A2 इंटू साइन ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 5 नोट। बिल्कुल अब आपको क्या क्या चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, आपको पता चल गया कि एक तो A1 फाइंड आउट करना है और A2 फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको A1 तो आपको पहले से ही पता चल गया कि जो DC होता है उसके लिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो करंट का वैल्यू 0, तो मतलब इसका वैल्यू तो आपका 0 आने वाला है। अब 0 कैसे आने वाला है वो भी हम अभी प्रूव करके बताएंगे। ओके तो देखो कि यहां पे सबसे पहले तो आप इसको अप्रोच कर लो, इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मर के अंदर कन्वर्ट कर लो। ये आपके पास L है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, SL मतलब 2s। ओके लिख सकते हो ना, SL मतलब आपके पास 2s, और इसको क्या लिख दोगे 1/SC, तो मतलब 1/S। ओके और ये तो आपके पास R ऑफ S, मतलब यहां का 1 का 1 ही रहेगा। ओके कोई दिक्कत। अब देखो कि आपके पास जो H ऑफ S, जो आपके पास ये सिस्टम बनता है, ये जो सिस्टम बनता है आपके पास H ऑफ S, ओके इस सिस्टम के अंदर वैल्यू होगी और यहाँ पे आउटपुट में है आपके पास आउटपुट करंट, इनपुट में क्या है आपके पास वोल्टेज। ओके जो भी इनपुट वोल्टेज है तो आपके पास H ऑफ S जो होगा वो क्या होगा आपके पास आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट। ओके अब बताओ करंट डिवाइड बाय वोल्टेज क्या होता है, आप बोलोगे कि सर करंट डिवाइड बाय वोल्टेज क्या होता है, एडमिटेंस, और एडमिटेंस इक्वल टू क्या होता है 1/Z। ओके 1/Z। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे Z निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके तो आप Z फाइंड आउट करोगे तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि R प्लस 2S प्लस 1/S। ओके तो आपके पास Z हो जाएगा, मतलब ये होगा ना, मतलब R प्लस X ऑफ L, मतलब ऐसे लिख दो, देखो R लेप्लास के अंदर लिख रहा हूं। ओके R का वैल्यू कितना है डायरेक्टली लिख देता हूं, Z इक्वल्स टू R का वैल्यू 1 प्लस
आपके पास L है तो क्या लिख दोगे S ऑफ L प्लस क्या लिख दोगे आप S ऑफ L, मतलब L का वैल्यू भी कितना है आपके पास 2, तो मतलब इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 2s। ओके, और आपके पास कैपेसिटर है तो इसको क्या लिख दो 1/s। ये आपके पास Z का वैल्यू आ गया, और Z का वैल्यू आ गया तो आप बोल सकते हो कि एडमिटेंस इक्वल टू क्या करते हो आप 1/Z। तो सबसे पहले तो इसका वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ पे लिखोगे आप s प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई s। ये तो आपके पास Z है, और जे y इक्वल टू 1/Z करोगे तो y इक्वल टू 1/Z करोगे तो आप लिख दोगे 1/s प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई s। ओके, अब ये s ऊपर चला जाएगा तो आप लिखोगे s डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख सकता हूँ 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। ओके, ये इक्वेशन पता चल गई, मतलब आपको पता चल गया कि ये जो h ऑफ s है ये क्या है y। ओके, तो आपके पास पता चल गया कि आपके पास h ऑफ s का वैल्यू कितना है, h ऑफ s इक्वल टू s अपॉन 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको रेस्पॉन्स में आपको करंट पूछा है, करंट डिवाइड बाय वोल्टेज है, तो मतलब y क्या है आपके पास h ऑफ s। इतना सभी लोगों को समझ में आया? तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या करना है, कंडीशन वही जो हम स्टेप हमेशा फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, पुट s इक्वल टू j ओमेगा, तो आपके पास h ऑफ j ओमेगा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि आपके पास हो गया j ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो आपके पास s स्क्वायर, ओके, मतलब आपने ओमेगा यहाँ पे पुट किया तो ओमेगा स्क्वायर j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब -2 ओमेगा स्क्वायर, तो आप बोलोगे -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा j ओमेगा प्लस 1। ओके, तो आपके पास h ऑफ j ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे कि j ओमेगा, रियल पार्ट एक साइड ले लो, इमेजिनरी पार्ट एक साइड ले लो, तो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस j ओमेगा। ओके, इतना समझ में आ गया? तो आपके पास h ऑफ j ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस j ओमेगा। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? ओके, तो मैं इधर वाला रफ कर देता हूं। देखो अब आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इधर वाला रफ कर देता हूं। आपके पास इक्वेशन पता चल चुकी है। ये किसका रिस्पॉन्स है आपके पास, I ऑफ s डिवाइडेड बाई इनपुट है, I ऑफ s डिवाइडेड बाई इनपुट। ओके, तो आपके पास कितना हो जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो कि I ऑफ s इक्वल टू v इनपुट इंटू h ऑफ s, v इनपुट इंटू h ऑफ s। ओके, तो अब इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो कि ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ओके ओके ओके, देखो इसको भी मैं रफ कर देता हूं यहां पे। अब देखो अब यहां पे देखते हैं हम, अब यहां पे देखो आपके पास इक्वेशन मिल चुका है। अब आपको a1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब a1 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप बोलोगे कि सर फॉर डीसी के लिए देखते हैं, फॉर डीसी। ओके, a1 का वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो आप बोलोगे कि h ऑफ j ओमेगा का मैग्नीट्यूड। ओके, ओमेगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 0, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर ओमेगा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यह हो गया आपके पास। अब ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करो। अब ओमेगा का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो 0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 1, मतलब 0। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ चुका है। a1 का वैल्यू कितना आ चुका है आपके पास 0। ओके, a1 का वैल्यू 0 आ चुका है। अभी आप यहां पे देखो एंगल निकालने चले जाते, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे एंगल निकालने जाओ, एंगल तो होगा ही नहीं ना, एंगल तो 0 होता है यहां पे, लेकिन आपकी मर्जी है, नहीं सर हम तो एंगल भी निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एंगल निकाल लो। एंगल ऑफ फाई इक्वल टू h ऑफ j ओमेगा, ओके, एट एन एंगल एट ओमेगा इक्वल टू 0। अब देखो 0, ओके, यहां पे पुट किया 0, तो ऊपर कितना हो गया एट एन एंगल ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0 पुट किया आपने 0 डिवाइड बाई 1, मतलब एट एन एंगल ऑफ 0। ओके, 0 डिग्री। ओके, तो मतलब आपको डीसी के केस में पता चल गया कि जो a1 है इसका वैल्यू कितना है 0, तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास 0, a1 का वैल्यू
0। ओके, अब आपके पास डीसी वाला केस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम एसी वाले केस की। देखो एसी वाले केस में कैसे सॉल्व करना है, ये कंडीशन लिखते जाओ आप। अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे हम एसी के केस की। ओके, अब एसी के केस में क्या होने वाला है, देखो जो एसी का केस है आपके पास, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा। ओके, तो अब यहां पे क्या करो, अब बात करो एसी की, तो फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 100। ओके, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 100, तो 100 नहीं सॉरी 1 आपके पास 1। ओके, यहां पे फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 1, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब A2। अगर A2 की बात करूं तो A2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर A2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, मतलब ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है, पुट 1 कर दो, तो 1 करने के बाद आपके पास A2 का वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, मतलब आप बोल दोगे कि 1 माइनस 2 मतलब -1 का स्क्वायर, मतलब 1 पॉजिटिव 1 हो गया, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2, ये तो हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। लेकिन बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इसके एंगल में आएगी, क्योंकि यहां पे आप गलती कर दोगे और आपका आंसर रॉन्ग आएगा। देखो कैसे, कि आप जब यहां पे एंगल निकालने जाओगे, एंगल ऑफ फाई नॉट मतलब एट एन एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, ओके, एट ओमेगा इक्वल्स टू 1। ओके, जब एंगल निकालने जाओगे तो आप बोलोगे कि यहां पे कर दोगे जे हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा पुट करने पे जे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 मतलब माइनस जे माइनस 1। ओके, -1 प्लस जे ये होगा आपके पास। अब आप क्या कर दोगे कि देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, -1। ओके, बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि सर ऊपर वाला रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट j मतलब इन्फिनिटी, मतलब एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बिल्कुल आप ऐसे करोगे 90 डिग्री। ओके, फिर नीचे क्या करोगे, सर इमेजिनरी पार्ट 1 रियल पार्ट 1 मतलब आपको 1/1 मतलब एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आप लिख दोगे 90 माइनस 45 डिग्री और आपके पास 45 डिग्री आपका आंसर लिख दोगे। ओके, और लिख दोगे यहाँ पे प्लस आपका 45 डिग्री आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आपके पास रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। ओके, कैसे, अब देखो सबसे पहले देखो कि आपके पास ऊपर तो सही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट जो डिनोमिनेटर में है वो ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस नेगेटिव एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ध्यान से देखो, ये जे एक्सिस, ये माइनस जे एक्सिस, ये रियल पार्ट और ये माइनस रियल पार्ट। ओके, मतलब ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी। ओके, अब देखो कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करूं, तो यहां पे क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल पार्ट, तो आपको पता ही चल गया कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल। ओके, तो यहां पे देखो कि यहां पे tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स थीटा। ओके, और यहां पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। इसके अंदर क्या होगा, -tan इनवर्स थीटा, यहां पे tan थीटा है तो यहां पे -tan इनवर्स थीटा। ओके, अब देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 90 प्लस 180 डिग्री, मतलब यहां पे जो लिखोगे आप 180 माइनस tan इनवर्स थीटा। ओके, यहां पे 180 माइनस tan इनवर्स थीटा। अब यहां पे जो लिखोगे, जो यहां पे लिखा उसका रिवर्स, जैसे यहां पे tan इनवर्स थीटा था तो यहां पे -tan इनवर्स थीटा लिखा। अब यहां पे माइनस लिखा तो यहां पे क्या लिखोगे, प्लस, तो यहां पे लिखोगे 180 प्लस tan इनवर्स थीटा। ओके, समझ में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में समझ में आएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan इनवर्स थीटा से। अगर फोर्थ की बात करूंगा तो इसका माइनस करके लिख दो। ओके, इसमें बात करोगे तो 180 माइनस बस 180, क्योंकि यहाँ पे 180 वाली एक्सिस है। ओके, नेगेटिव रियल एक्सिस, तो 180 माइनस tan इनवर्स थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो। अगर आपके पास इस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 प्लस tan इनवर्स थीटा, इतना याद रखना। ओके, अब देखो कि यहां पे ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, मतलब ये है, और प्लस जे है। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, आप देखोगे कि सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो देखो कि जो यहां पे एंगल होगा ऊपर तो क्या है, रियल पार्ट तो क्या है 0, तो आप बोलो इमेजिनरी बाय रियल मतलब इंफिनिटी, तो आपके पास ऊपर तो आ गया 90 डिग्री। ओके, और डिनोमिनेटर में देखो आप क्या लिखोगे 45 डिग्री, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप, यहां पे लिखोगे 180 माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो आप लिखोगे यहां पे 180 माइनस टेन इनवर्स थीटा। अब देखो अब कर दो इमेजिनरी बाय रियल मतलब 1/1 मतलब कितना हो जाएगा 1 मतलब 45 डिग्री। ओके, तो एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे 45 डिग्री मतलब एट एन एंगल ऑफ 90 डिवाइडेड बाय एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। इतना सभी लोगों को समझ में आया? 190 डिवाइड बाय एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। ओके, अब देखो यहां पे जो एंगल होगा वो कितना हो गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -45 डिग्री। देखो प्लस और माइनस में भी दिन और रात का अंतर है, वहां पे देखो आप डायरेक्टली 45 डिग्री लिख देते तो वो रॉन्ग हो जाता, आपका जो मेन एंगल आएगा वो आएगा -45 डिग्री। तो अब यहां पे जो आपके पास एंगल आया वो -45 डिग्री, और एग्जामिनर भी ऐसा ही देगा, वहां पे +45 भी देगा और -45 भी देगा। आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा वाला क्लिक करना है। ओके, तो टेबल बता दी, टेबल को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। अब देखो आपके पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स आपके पास करंट का, तो आप बोलोगे कि I नोट इक्वल टू ये तो कितना हो गया 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू A2 का वैल्यू कितना है आपके पास, A2 का वैल्यू कितना आया, ये रहा 1/√2। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन t -45 डिग्री। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, ये आपके पास फाइनल रेस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम एसी सर्किट की। ओके, एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे फेजर के बारे में जानेंगे, वहां पे रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। ओके, उसको कंप्लीट करके उसके बाद हम ट्रांजेंट पे चले जाएंगे, और ट्रांजेंट के बाद हम ग्राफ थ्योरी में जाएंगे, जिसमें हमारा एक पूरा एक क्रैश कोर्स अच्छे से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इसमें से आप पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बना लोगे, देख लेना आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ईएससी स्टूडेंट बार के, अगर आपने इस फ्री क्रैश कोर्स को अच्छे से फॉलो किया है तो। ओके, और उन बच्चों को मैं बता देता हूं कि जो बच्चे अभी गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कर लीजिए वहां पे, क्योंकि लाइव क्लासेस चलती है। और जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं कि नहीं सर हमारे को डेडिकेशन से प्रिपरेशन करना है गेट 2022 की, तो आप वहां से पेड कोर्सेस ले सकते हो। वहां पे सारे टीचर्स वहां पे लाइव होते हैं जेनिक लाइव ऐप पे। और अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। ओके, तो और दूसरी चीज मैं बता देता हूं, जो बच्चे एई और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे भी यहाँ पे एक दूसरा चैनल है जेई ए का, जेनी के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां से आप इंजॉय कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम बात करेंगे एसी सर्किट की, जहां पे फेजर की बात होगी, रेजोनेंस की बात होगी, फिर उसके बाद ट्रांजेंट में, तो इसके बाद आपका नेटवर्क एक प्रकार से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर, आई लव यू ऑल।